अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अरूज फातिमा एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। जैसा कि कल हमने अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था सेल साइकिल, और मैंने आपको सेल साइकिल की बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी और इसकी डेफिनेशन मार्क करवाई थी और इसके फेजेस के नाम बताए थे। तो आज हमने इसके मुकम्मल फेजेस जो हैं, इंटरफेस के जो टाइप्स हैं, पढ़नी है। तो आप लोगों की टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर है वो 87 to 88 तक जाएगा। ठीक है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि इंटरफेस को आगे फर्दर 4 जो हैं फेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसे गैप 1 सिंथेसाइज फेज एंड गैप 2 एंड जी नॉट फेज दिया था। तो आज सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे गैप 1 को डिस्कस करेंगे, जिसे हम कॉमनली बोलते हैं G1 फेज। तो इसमें हमने देखना है कि सेल क्या करता है। जो सबसे पहला उसका काम होता है वो होता है इंक्रीज करता है किस चीज़ की सप्लाई को, प्रोटीन की सप्लाई को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है। अब प्रोटीन का इसमें क्या रोल है? अगर हम किसी सेल की डिवीजन की बात करें तो इसका मतलब है कि हम उसके जेनेटिक मटेरियल की बात करें। तो हम देख चुके हैं, हमने पीछे प्रीवियस जो है चैप्टर उसमें पढ़ा है कि जो डीएनए है वो बेसिकली प्रोटीन का बना होता है। वो हम यूकैरियोट्स की बात करें या प्रोकैरियोट्स की बात करें तो वो प्रोटीन का। तो बेसिकली अगर हम सेल की डिवीजन की बात करें हैं तो प्रोटीन का रोल इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गैप 1 में कि वो और क्या क्या, तो वो अपना नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिज बढ़ाता है, जिसमें सबसे पहले तो आएगी राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम का काम है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। ठीक है, हम इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया का रोल भी बहुत ज़्यादा इसमें अहम है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, इंक्रीज करता है अपने साइज को ने वेरियस एंजाइम्स बच्चों क्या होते हैं, एंजाइम्स भी एक्चुअली एक प्रोटीन ही होती हैं जो कि किस स्पीड अप करने के लिए अपना रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 6 में हम पूरे एंजाइम्स को डिटेल से स्टडी करेंगे। यानी कि इसने G1 फेज में इन तमाम चीज़ों को बना लेना है और यूज़ कहाँ होनी है, S फेज में होनी है। S फेज में और भी एक चीज़ है जो यूज़ होती है, जिसे कहते हैं डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम क्या होते हैं और ये डुप्लीकेशन क्या होती है? डुप्लीकेशन का तो मीनिंग एग्जैक्ट उसकी कॉपी वही बनाना जो वो है। और अब ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? तो क्रोमोसोम्स को समझने के लिए बेसिक क्रोमोसोम की मैं आपको डेफिनेशन समझाती हूँ। क्रोमोसोम होते हैं थ्रेड लाइक, थ्रेड होता है धागा। ठीक है, धागे की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो बना हुआ किस चीज़ का होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है, और सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए यानी कि डीएनए का पार्ट होता है। ये कैरी क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है सेल टू सेल, यानी कि सेल टू सेल। तो क्रोमोसोम का रोल बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक है, अब एक अगर इस स्ट्रक्चर को कहते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे सिंगल कहते हैं क्रोमाटिड। ठीक है, अगर ये एस फेस में क्या करता है, अपना डुप्लीकेट बनाता है यानी कि अपनी कॉपी बनाता है, उस कॉपी को बोलते हैं सिस्टर क्रोमाटिड्स। अब जो सेंटर है जो इन दोनों जो थ्रेड को हैं आपस में कंबाइन यानी कि जोड़ के रखती है, मिड पॉइंट जो कि मैंने रेड हाईलाइट किया हुआ है, इसको बोलते हैं सेंट्रोमेयर, यानी कि सेंटर में जो पॉइंट इसका मौजूद है जो इन दोनों को कंबाइन करता है, इसको बोलते हैं सेंट्रोमेयर। तो सिंथेसाइज फेज बिल्कुल वही चीज़ है जो कि G1 ने ऑलरेडी रेडी की हुई है एस फेज के लिए, यानी कि डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम हो चुकी है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स बन चुके हैं। अब हम आगे मूव करते हैं G2 फेज में। सेल ने क्या करना है, सेल ने प्रिपेयर करना है प्रोटीन को। किस प्रोटीन को? ये प्रोटीन क्या है, हमने G1 में भी देखी प्रोटीन मेकिंग, अब हम G2 में भी सेम देख रहे हैं प्रोटीन मेकिंग, यानी कि प्रोटीन का रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेल डिवीजन में। वहाँ तो प्रोटीन जो थी उसकी रिक्वायरमेंट किसी और चीज़ के लिए थी और यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसी और चीज़ के लिए। एक्चुअली यहाँ पे माइटोसिस के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, क्योंकि माइटोसिस में स्पिंडल फाइबर बनते हैं। अब ये माइटोसिस जो है हमने सेल साइकिल के बाद स्टार्ट करना है कि माइटोसिस क्या होता है और ये स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं। को जब सेल डिवाइड करता है तो ये दोनों जो सेट हैं जिन्हें हमने सिस्टर क्रोमेटिड्स का नाम दिया, ये सेपरेट हो जाते हैं और यहाँ से ये एक स्पिंडल फाइबर है जो कि यहाँ सेंट्रोसोम पे आके अटैच होते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही होता है स्पिंडल फाइबर्स का भी और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। हम इसकी डिटेल स्टडी आगे फर्दर टॉपिक्स में करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, G2 के बाद फ़ौरन ही स्टार्ट हो जाती है M फेज़ यानी कि माइटोटिक फेज़। उसके बाद हमने G0 फेज़ का पढ़ना है कि G0 फेज़ क्या होती है। G0 फेज़ जो है
वो सेल एंटर करता है G1 फेज से G0 फेज में। यहाँ पे G1 फेज आना है, यानी कि G1 के बाद डायरेक्ट ही G0 में वो एंटर कर जाएगा। ना ही वो S फेज में दाखिल होगा और ना ही वो G2 फेज में दाखिल होगा, वो डायरेक्ट ही G0 फेज में। ये वाली वो फेज होती है जिसमें सेल डिवाइड बिल्कुल भी नहीं करता। ये टेम्परेरी भी हो सकती है और ये एक ऐसा पीरियड भी होता है जिसमें सेल को नहीं पता वो 1 दिन में निकल सकता है इस फेज से, 2 दिन में, महीने या साल। ये टेम्परेरी होता है, उसमें किडनी के और लीवर सेल्स शामिल होते हैं। और जो एक ऐसा पीरियड है जिसमें सेल को नहीं पता कि उसने इस पीरियड से कब निकलना है, वो बहुत जल्दी भी हो सकता है और वो बहुत लेट भी हो सकता है, तो वो न्यूरॉन के सेल्स इसमें मौजूद होते हैं। ये पूरा साइकिल नज़र आएगा जिसमें आप देख सकते हैं कि साइकिल स्टार्ट हो रहा है, जिसे हम सेल साइकिल कहते हैं। ये मल्टी सेलुलर और जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स, वो ये फॉलो करते हैं G1 फेज, जिसमें हमने सिंथेसाइज किया है प्रोटीन को, ऑर्गेनेलिस को, और क्या हुआ है, सेल की ग्रोथ हुई है, यानी कि सेल लार्ज हुआ है। उसके बाद उन्होंने G0 फेज दिखाई है, क्योंकि G1 से डायरेक्ट ही G0 में मूव कर सकता है। वो टेम्परेरी और परमानेंट फेज हो सकती है जैसे कि बताया। और अगर G0 में नहीं जाता तो सेल डायरेक्ट ही S फेज में जाता है, जिसमें डुप्लीकेशन होती है क्रोमोसोम की। और उसके बाद G2 फेज, जिसमें स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, प्रोटीन, एंड डायरेक्ट M फेज। और एक सेल किस तरह सिंगल, ये देखें, सिंगल पहले था क्रोमोसोम, फिर ये सिस्टर क्रोमेटिड्स बने, और उसके बाद ये दोनों अलग अलग सेम कॉपीज ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों में चला गया और सेल ने डिवाइड कर लिया। तो स्टूडेंट्स, आप ये लेक्चर जो है वो अच्छे से याद कर लें, और आपको कोई भी इशू हो तो आप डिस्कस कर लें।